हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में हम पहले पेपर सॉल्यूशन करेंगे जो आपने टर्मिनल 1 का एग्ज़ाम दिया फर्स्ट सेमेस्टर का, उनका पेपर हम आज सॉल्यूशन करेंगे। पेपर सॉल्यूशन में करवा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले विभाग ए जो गद्य है, तो क्वेश्चन नंबर 1, किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी? तो उनका आंसर है सी, लाडली ने। उनके बाद है दूसरा, कालिदास हिरण शावक के अंगों पर खाली जगह का लेप लगाना चाहते हैं। तो उनका आंसर है डी, ध्रुत। उनके बाद है ब्लैंक्स, इन्फोसिस फाउंडेशन का चेयरपर्सन खाली जगह बने तो सुधा मूर्ति। उनका आंसर है 4, खाली जगह ने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी। तो उनका आंसर है लाडली। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, घी और मसालों की सुगंध ने तो के बुढ़ी काकी को बेचैन कर दिया था। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, दंतुल को देख खेद था कि उसने कालिदास के साथ, तो उनका आंसर है बी, अशिष्टता का व्यवहार किया था। उनके बाद आगे है कालिदास कौन थे? तो कालिदास है वो राजकवि थे। उनके बाद है सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? तो सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति के साथ शादी की थी। उनके बाद है बुढ़ापे में बुढ़ी काकी की समस्त इंद्रियों का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? तो उनका आंसर है बुढ़ापे में बुढ़ी काकी समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वादेंद्रिय थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? तो उनका आंसर है मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाहर गई थी, इसलिए वह बुरी तरह भीगकर घर लौटी थी। मल्लिका अनुमान करती है कि उसकी माँ के रुष्ट होने का यही कारण है। उनके बाद है सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? तो उनका आंसर है सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे वाक्य पढ़ा, तो यह बात उन्हें पची नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेंगी कि उनकी कंपनी महिलाओं से इस प्रकार का अन्याय नहीं कर सकती। इस प्रकार वो अन्याय कर रहे हैं, ऐसा हुआ ना। फिर उनके और में क्वेश्चन नंबर 11 है, बुढ़ी काकी कब रोती थी? ये उनके और में है। तो बुढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवाय कोई चेष्टा शेष नहीं थी। जब घर वाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते, उनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती, तो वे रोती थी। आगे है तो क्वेश्चन नंबर 12, कालिदास हिरण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? तो उनका आंसर है कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत प्यार था। वे उस पार्वतीय भूमि के निवासी थे जहाँ लोग पशु पक्षियों को अपनों में से अर्थात अपने मित्र मानते थे। कालिदास के क्षेत्र में हिरणों का आखेट अपराध माना जाता था। आहत हिरण शावक को देखकर वे स्वयं आहत थे और उसे हर हालत में जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राजपुरुष दंतुल से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यह घायल हिरण शावक उनकी पार्वती भूमि की संपत्ति है। वह यह सोचकर भूल कर रहा है कि वे उसे सौंप देंगे।
इन पंक्तियों में प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतना प्रेम हो, वह एक घायल हिरण शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेगा। मूक प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए कालिदास हिरण शावक की जान बचाना चाहते थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, उनके 12 ही है, उनके और में है, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है। तो उनका आंसर है, सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वे समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित है। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेल्को यानी टाटा की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और टेल्को में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी और इसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे अनेक कार्य किए। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति बन गई। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 13, जो यहाँ हमें दिया गया है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। तो इनका आंसर है, कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमज़ोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमज़ोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। और जो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का, और 13 नंबर जो प्रश्न है वो और में है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। तो उनका आंसर है, शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले दोनों में बहुत फर्क होता है। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वह इसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है। वह शिकार करना अपना शौक मानता है और शिकार पर अपना अधिकार मानता है। पर संवेदनाशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है। वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देता है। अधिकार जताने वाले व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है। जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता है तो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। अब आगे है विभाग बी, पद्य विभाग सेक्शन बी। तो सबसे पहले गीता का गान करने वाले खाली जगह थे, तो उनका आंसर है डी कृष्ण। फिर 15 नंबर,
सबकी नज़र बचाकर खरा कहाँ रहता था? तो उनका आंसर है सी, झाड़ी में। उनके बाद है 16, युद्ध से जनजीवन खाली जगह बन गया है। तो उनका आंसर है झरझर, झरझर, झरझर। 17, रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को दास मानते हैं। उनका आंसर है दास। फिर आगे निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य या विधान चुनकर फिर से लिखिए। तो मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से क्या पाया? तो कि राम रतन धन पाया था। आगे है 19, गोपी कृष्ण की मुरली धारण नहीं करेगी क्योंकि गोपी निश्चल प्रेम का विश्वासघात करना नहीं चाहती थी। ये उनका सही आंसर है। सॉरी, अब आगे खरहा कहाँ रहता था? तो उनका आंसर है खरा वन की कंटीली झाड़ी में रहता था। उनके बाद है मीराबाई को कौन सा धन मिल गया है? तो मीराबाई को राम रतन धन मिल गया है। उनके बाद है 21, सोने का महत्व कब बढ़ता है? तो कि जब सुहागा मिल जाता है तब उनका महत्व बढ़ता है। उनके बाद है 23 क्वेश्चन है, मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? तो कि मीराबाई को अपने सदगुरु पर अपार श्रद्धा है। वे उन्हें ही भगवत भक्त प्राप्त कराने का आधार मानती है। वे सत्य की उस नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती है जिसके खेवनहार उनके सदगुरु होंगे। आगे है श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है? तो उनका आंसर है श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ श्री कृष्ण के तरह तरह के स्वांग करना चाहती है। वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती है, गुंजों की माला गले में पहनना चाहती है तथा पीताम्बर ओढ़कर और हाथों में लाठी लेना चाहती है। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर जो और में है, भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं कि प्रभु से निकट हूँ? अपने शब्दों में लिखिए। भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेते हैं। इन उदाहरणों में चंदन, पानी, धन, मोर, दीपक, बाती, मोती, धागा तथा स्वामी दास का समावेश है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 25, कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? तो उनका आंसर है इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरे का पीछा करता है और खरहा अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कांटीली झाड़ी में छिप जाता है और उसकी जान बच जाती है। इस काव्य से यह बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, कमज़ोर हो या शक्तिशाली, जब उसके प्राण पर बनाती है तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। और आगे उनका और में जो है क्वेश्चन वो है, भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? तो उनका आंसर है भारत एक शांति प्रिय देश है। सत्य, अहिंसा और राष्ट्रपति महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत थे। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरशः पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है। भारत की शांति सेना राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में शांति स्थापित करने का कार्य करती है। शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने के कारण भारत को विश्व शांति दूत कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर
26 उनका क्वेश्चन है, वह वसुधैव बना कुटुंबकम। तो उनका आंसर है यह, तो कि आज चारों ओर युद्ध का माहौल है, पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार सुझाव के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। और उन्हीं के ओर में है क्वेश्चन नंबर 26, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवैया। तो उनका आंसर है मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई, बंधु, परिवारजनों और सभी सगे संबंधियों से रिश्ता तोड़ लिया है। उन्होंने तरह तरह की बदनामियां सही है और लाशर्म सबको तिलांजलि दे दी है। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने अपना सर्वस्व गंवाकर अपने जन्म जन्मांतर की राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की है। यह ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 सेक्शन नंबर सी जो ग्रामर है। तो दिन दूनी रात चौगुनी। तो उनका अर्थ होता है इस कहावत का कि बहुत तेज़ी से काम करना। जो जल्दी से काम करता है न तेज़ी से जल्दी जल्दी, न रात देखता है न दिन देखता है, सिर्फ मेहनत करके काम में आगे बढ़ता रहता है बहुत तेज़ी से, उसके लिए ये कहावत कही जाती है, दिन दूनी रात चौगुनी। तो कि बहुत तेज़ी से काम करना। उनके बाद है जहाँ घटना घटी है वह जगह। तो उनको कहते हैं घटना स्थल शब्द समूह के लिए। उनके बाद है निम्नलिखित संधि को छोड़िए। तो पुस्तकालय का संधि विग्रह होता है पुस्तक वत्ता आलय। उनके बाद है संधि जोड़िए नेह वत्ता आश्रय, तो निराश्रय उनका अर्थ होता है। उनके बाद है मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपे से बाहर होना। तो उनका अर्थ होता है अत्यंत क्रोधित होना। और उनका वाक्य है, बच्चा जब अपनी एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो उनके पिताजी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। वाक्य में हमें यही लिखना है जो मुहावरा है, आपे से बाहर होना। उनके बाद है निम्नलिखित शब्दों का विरोधी शब्द लिखिए। आवश्यक तो अनावश्यक और सौभाग्य तो दुर्भाग्य। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। तो जननी, तो उनका पर्यायवाची होता है माँ या तो माता। फिर जुर्मुट, तो उनका होता है पास पास उगी हुई झाड़ियाँ या तो झाड़ियाँ, ऐसा कहते हैं। उनके बाद है 36 भाववाचक संज्ञा। तो नित्य, तो नित्यता, पशु, तो पशुता। उनके बाद है कर्तृवाचक संज्ञा, अभ्यास, तो अभ्यासी, निर्णय, तो निर्णायक। उनके बाद है विशेषण, प्रदेश, तो प्रादेशिक, गांव, तो गवार। उनके बाद है समास, तो राम लक्ष्मण, तो इनके बीच योजक चिन्ह आता है इसलिए ये द्वंद्व समास है। और उनके बाद है कार्यरत, तो वो है तत्पुरुष समास। अब आगे है सेक्शन नंबर डी जिनमें लेखन आएगा। तो
आगे है क्वेश्चन नंबर 45। ईमेल अथवा तो कंप्यूटर टिप्पणी आपको इनमें से कोई भी एक टिप्पणी लिखनी है। तो पहले ईमेल है, तो ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेला। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो कंप्यूटर यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करती है। 1960 से 1970 तक इस प्रकार की संदेश व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से सुधार हुए। आज इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया ईमेल के रूप में जानी जाती है। यह प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से होती है। कुछ समय पहले दोनों का कंप्यूटर यूजर्स होना ज़रूरी था। आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर एड फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर फॉरवर्ड कर डिलीवरी करते हैं तथा स्टोर करते हैं। इसीलिए भेजने वाले या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना अब ज़रूरी नहीं है। ये था ईमेल की टिप्पणी। अब आगे है कंप्यूटर। तो कि कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का प्रयोग होता है। यह मनुष्य के मस्तिष्क से भी अधिक तेज गति से काम करता है। यह प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में भी रखता है। आज का संगणक न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने विशेष किस्म की मशीन का आविष्कार किया था। इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जा सकता है। आज लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 45, 2 बार लिखा हुआ है, ये 46 है। आपको एक परिच्छेद दिया गया है, उनके आधार पर आपको यहाँ प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो उनका पहला क्वेश्चन है 45 नंबर, ये 46 का, चरित्र किसे कहते हैं? तो उनका आंसर है मनुष्य के आचरण तथा व्यवहार को चरित्र कहते हैं, अर्थात मनुष्य के सद्गुणों के समूह का नाम ही चरित्र है। दूसरा है चरित्र का क्या महत्व है? तो उनका आंसर है चरित्र व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला एक ऐसा तत्व है जिसे मनुष्य का जीवन सफल बनता है, अतः चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। उनके बाद है पाश्विक शक्ति किसके सामने नहीं टिक पाती? तो उनका आंसर है चरित्र की शक्ति में अद्भुत प्रभाव होता है। पाश्विक शक्ति सच्चरित्र के सामने नहीं टिक पाती। आगे इस परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो इनको उचित शीर्षक हम दे सकते हैं कि मानव जीवन में चरित्र का महत्व। अब आगे है पत्र। यहाँ आपको एक पत्र दिया गया है और उन्हीं के साथ आपको इनके अंदर उनका एड्रेस दिया गया है। उन्हीं के आधार पर आपको पत्र लिखना है। तो सबसे पहले पत्र के अंदर आपको इनके अंदर वृक्ष का महत्व बताना है ना पत्र में। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, इनमें जो दिया गया है वही 5 आनंद नगर शाहपुर अहमदाबाद 38001 और दिनांक जो आप लिख रहे हैं पेपर उसकी दिनांक लिख देंगे तो भी चलेंगे जब आप लिखते हैं। प्रिय मित्र चैतन्य, सप्रेम नमस्कार। आज पहली ही डाक से तुम्हारा पत्र मिला। अंतरविद्यालय संगीत स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार पाने पर मेरी ढेर सारी बधाइयाँ, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आई कि तुमने अपनी पाठशाला के वृक्षारोपण समारोह के प्रति भारी उदासीनता क्यों दिखाई? क्या इसलिए कि मुख्य वृक्ष तुम्हारे संगीत पर दाद नहीं दे सकते? तुम तो पढ़े लिखे हो। विज्ञान और भूगोल दोनों विषयों में वनों और वृक्षों के महत्व के बारे में तुमने पढ़ा है।
तुम जानते हो कि वृक्षों के कारण ही हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और हवा में ताजगी रहती है। जीवनदायिनी वर्षा के लिए भी तो वृक्ष उपकारक है। भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखने में वृक्षों का बहुत योगदान होता है। वृक्षों की हरियाली, उनकी शीतल छाया, उनके फलों तथा अनेक औषधीय गुणों को उनका महत्व ही निराला है। वृक्ष अपने हर अंग से हमारी सेवा करते हैं। वे मूक होकर भी हमारे सच्चे मित्र हैं। सचमुच ये वृक्ष तो गांव की शोभा है। इसलिए वृक्षों के प्रति तुम्हारी उदासीनता देखकर मुझे सखेत आश्चर्य हुआ। आशा है अगले वृक्षारोपण के प्रति मैं तुम्हें उत्साहपूर्वक भाग लोगे। माताजी को मेरा प्रणाम तथा गुड्डी को बहुत प्यार। तुम्हारा मित्र रवि शास्त्री। अब आगे है कहानी, जो यहाँ आपको रूपरेखा दी गई है उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी होती है। तो यहाँ आपको अलग अलग तरह के कहानी के मुद्दे दिए गए हैं। उन मुद्दों को जोड़कर आपको कहानी बनाकर लिखनी है। तो ये कहानी है वो महात्मा का न्याय है वो दिखाने वाली है। भीड़ के लोगों का यहाँ आपको अलग अलग मुद्दे दिए गए हैं, रूपरेखा। तो कहानी है, एक दिन सवेरे रामपुर की बड़ी सड़क पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई थी। सभी लोग बीच में खड़े एक आदमी पर पत्थर फेंक रहे थे। कई लोग उसे भला बुरा भी कह रहे थे। बहुत कोलाहल हो रहा था। वह आदमी किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। संयोगवश उधर से एक बड़े महात्मा गुजरे। लोगों में उनका बहुत सम्मान था। महात्मा भीड़ और कोलाहल देखकर ज्यों ही ठहरे कि लोग उनसे उस आदमी के पापों की शिकायत करने लगे। किसी ने कहा यह बड़ा पापी है, दूसरे ने कहा यह चोर है, उसे सजा देनी चाहिए। तब तीसरा बोला यह अधर्मी है, इसे दंड दो। इतने में कुछ लोग महात्मा से विनती करने लगे, आप ही न्याय कीजिए, इसे क्या दंड देना चाहिए। सबकी बातें शांति से सुनकर महात्मा ने कहा, ठहरो, मैं न्याय करता हूँ। यह पापी है, अधर्मी है, इसे दंड देना ही चाहिए, ठीक है। पत्थर मारो, पर पहला पत्थर वही उठाए जो पूर्ण निष्पाप हो और किसी को उससे पत्थर मारने का अधिकार नहीं है। महात्मा की बात सुनकर भीड़ बिल्कुल चुप हो गई। कोई एक कदम भी आगे न बढ़ा। ऐसा कौन है जो पूर्ण निष्पाप हो? फिर महात्मा ने धीरे से कहा, सुनो भाइयों, इस दुनिया में छोटे मोटे पाप तो सभी करते हैं। हम पापियों को दंड देने के बजाय उन्हें प्रेम से सुधारना चाहिए। महात्मा ने उस आदमी को उपदेश देकर विदा किया। महात्मा के व्यवहार और उपदेश का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस कहानी से हमें यह बोध मिलता है कि दूसरों को दंड देने से पहले अपने व्यवहार की ओर भी देखना चाहिए। अथवा हमें किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। अगर हो सके तो भूल करने वाले को क्षमा कर देना चाहिए। ये थी आपकी कहानी और ये था पत्र लेखन। उनके बाद अब है किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लेखन करना है। तो ये निबंध लेखन मैंने आपको पहले भी करवाए हैं और रिवीजन में भी आपको मैंने फिर से स्टडी मटेरियल में भी डाला है। अब सब लोग अपने अपने हिसाब से कोई भी निबंध लिखते हैं। तो यहाँ इनके भी मुद्दे, उनकी रूपरेखा भी दी हुई है कि किस तरह से आपको किन किन चीज़ों के उनके अंदर लेकर आपको निबंध लिखना है। प्रदूषण एक विकट समस्या, मेरा भारत महान और विज्ञान वरदान या
अभिशाप। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।